नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली राजनीतिक पार्टियों के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है और वो चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि उन्हीं के गुट के कुछ नेताओं ने, जो कि अलग अलग प्रदेशों में राजनीतिक पार्टियां बनाई, उन्होंने ही चुनौती खड़ी कर दी। और इस चुनौती के सामने अब धाराशायी हो रही है वो पार्टियां जो साल दर साल मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ अभियान चलाता रहा, जो एन केन प्रकारेण हिंदुओं को बांटा, हिंदुओं को भ्रमित किया और मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती रही। वो जो कि मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान तक किया। लेकिन आज उन पार्टियों के सामने चुनौती खड़ी है और वो चुनौती भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी है, क्योंकि इन लोगों को लगने लगा है कि अब हम तो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी है जो मुसलमानों की ही पार्टी है, उससे मुकाबला कैसे कर पाएंगे। केरल में दो ऐसी पार्टियां हैं जो मुसलमानों की राजनीति करती नहीं है बल्कि मुसलमानों की पार्टी ही है, और वो केरल तक सीमित नहीं रहना चाहती है, चाहे मुस्लिम लीग हो या एसडीपीआई हो। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, ये वहां से निकलता हुआ ओवैसी अब केवल उन्हीं प्रदेशों में सीमित नहीं रहना चाहते बल्कि अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर जहां पर मुस्लिम बहुल इलाकों में ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां चुनाव लड़ती थी, इन लोगों के सामने चुनौती खड़ी कर रहे हैं। ये केवल ओवैसी ही नहीं है बल्कि हर वो राज्य जहां पर मुसलमानों की राजनीति करने के लिए कुछ ऐसी पार्टियां सामने आई जो हिंदुओं को भ्रमित की और अपने आप को हिंदू कहते हुए मुसलमानों के इर्द गिर्द अपनी राजनीति का केंद्र बनाए रखा, राजनीति के केंद्र में मुसलमानों को रखा और हिंदुओं को भ्रमित करता रहा। लेकिन इन लोगों के सामने समस्या खड़ी है और समस्या अभी बिहार से चलता हुआ बंगाल में पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो भूचाल आए हैं, एसआईआर के बाद जिस तरीके से टीएमसी मीटिंग पर मीटिंग ले रही है, हुमायूं कबीर के बगावत के बाद जैसे 11 मुस्लिम बहुल इलाकों में ममता बनर्जी का आधार खिसक रहा है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि अब हुमायूं कबीर अकेले नहीं है। उसने 2 और पार्टियों के साथ बातचीत की और तीसरी पार्टी के साथ बातचीत का आधार तलाश कर रहा है। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो हुमायूं कबीर बार बार कहता है 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो केवल 135 सीटों पर हार जीत के मार्जिन से नहीं है बल्कि उसको चुनाव मुख्य तौर पर लड़ना है 53 सीटों के ऊपर। और उसमें केवल ओवैसी की पार्टी नहीं है बल्कि इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा सिद्दीकी की पार्टी से बातचीत हो गई है। 2 पार्टियों के साथ उसकी बातचीत हुई, यानी कि 3 मुस्लिम पार्टियों का गठबंधन तैयार है। ये 3 मुस्लिम पार्टियां ओवैसी, सिद्दीकी और हुमायूं कबीर की है। लेकिन चौथे का नंबर भी लग रहा है और 5वें का भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चौथी पार्टी जो बदरुद्दीन अजमल की है, असम में चुनाव लड़ती है, उसको भी लग रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना जरूरी है। और उसे यह भी लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एंट्री नहीं करते हैं तो ममता बनर्जी, जो हर असम के चुनाव में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये चुनाव लड़ती है ममता बनर्जी, ताकि इनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता किसी तरह मिल जाए जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिला। और इसलिए असम में चुनाव जब ममता बनर्जी लड़ती है तो वो भी मुस्लिम कैंडिडेट उन इलाकों में खड़ा करती है जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, वोट ज्यादा है, और इसके कारण वोट स्प्लिट होता है और कहीं ना कहीं किसी दूसरी पार्टी को फायदा हो जाता है। तो अजमल भी सोच रहा है कि क्यों ना ममता बनर्जी को ऐसे सबक सिखाएं कि आगे असम में चुनाव लड़ने से पहले उसे सोचना पड़े, पश्चिम बंगाल में सत्ता नहीं रहेगी तो उनके पास इतना पावर ही नहीं रहेगा कि दूसरे राज्यों में भी जा सकें। जैसे अरविंद केजरीवाल के पास आज स्थिति यह है
कि दिल्ली के अंदर संगठन बिखर चुका है सत्ता से बाहर होते ही। गोवा में इतने मेहनत के बावजूद केवल 2 कारपोरेटर बना पाया, और उसमें भी जबकि उसके एक राज्य में सरकार बची हुई है, यानी पंजाब की सत्ता से केजरीवाल बाहर आएगा, उसके बाद इसको संगठन में लोग ढूंढने पड़ेंगे, नेता बाहर भागने लगेंगे। वैसे ही रीजनल पार्टियों की स्थिति है, जैसे तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है, वैसे ही ममता बनर्जी के साथ होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर होते ममता बनर्जी को कोई पूछेगा नहीं। वहां उसकी वही स्थिति होगी जो कम्युनिस्टों की हुई। कम्युनिस्ट पार्टी जो लंबे समय 32 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में रही, आज पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थिति यह है कि उसके एक विधायक ढूंढने से मिलते हैं। कांग्रेस तो खत्म ही हो गई है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए संगठन बनाने के लिए नेता नहीं मिल रहे। ये जो क्लब खेलता था, आज क्लब भी गायब है, और कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता जो थे और ग्राउंड लेवल पर इसके कार्यकर्ता थे, ये टीएमसी के साथ चले गए, क्योंकि सत्ता का सुख उसे भोगना था। उसी तरीके से ममता को लग रहा है कि एक बार पश्चिम बंगाल की सत्ता से विदाई हुई, वापसी की कोई संभावना नहीं है। और उधर जहां पर इनकी सबसे ज्यादा निगाहें टिकी रहती थी, 33% मुस्लिम जनसंख्या, और वो भी ज्यादा हो सकता है ये पश्चिम बंगाल के अंदर, और ममता बनर्जी मुसलमानों को छोड़ना नहीं चाहती। वो कह रही है कि देखो, भारतीय जनता पार्टी पैसा के बदौलत मुसलमानों को लड़ा रही है, बांट रही है, पैसा के बदौलत। जैसे कि मुस्लिम पार्टियों को अपनी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है। उसे भी लगता है कि हम अलग अलग स्टेट में चुनाव लड़ें, ओवैसी को भी लगता है कि पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़े और जीते उसी तरीके से जैसे कि बिहार में जीते। उसे भी लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी बनकर हम उभरे और एआईएमआईएम राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, जबकि छोटी छोटी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, हमें भी बनना है। तो ये जो गठबंधन चल रहा है, उसमें अजमल के अलावा एक और पार्टी का नाम सामने आ रहा है, वो है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो केरल की पार्टी है, कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद उसे लगता है कि कांग्रेस ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। केरल के जिन क्षेत्रों में मुस्लिम लीग को कांग्रेस की तरफ से सीटें दी जाती है, वो वैसे क्षेत्र हैं जहां मुसलमानों की जनसंख्या 60% से ज्यादा है, और उन जगहों पर अगर वो अकेले भी चुनाव लड़े तो कांग्रेस के सहारे की जरूरत नहीं है, ऐसा मुस्लिम लीग का मानना है। और उसे लगता है जब तक कांग्रेस के साथ कांग्रेस की बैसाखी का सहारा लेते रहेंगे, तब तक वो केरल से हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए दिल्ली में उसने अपना एक भव्य मुख्यालय बनाया और ऑल इंडिया लेवल पर प्रसार के लिए अपनी रणनीति बनाई, और उसका भी अभी चल रहा है कि ये 3 पार्टियां ही नहीं, चौथी पार्टियां मुस्लिम लीग भी है, जो कि ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी हुमायूं कबीर के गठबंधन में। इसलिए मुसलमानों का वोट ऐसे एकजुट इन पार्टियों की तरफ से हो रहा है, ये परेशान हैं, और इसी परेशानी में अलग अलग मीटिंग ली जा रही है। इस बीच जितनी मीटिंग ममता बनर्जी की पार्टी की हुई, वो पिछले 5 सालों में भी नहीं हुई होगी। ममता बनर्जी अलग बीएलए के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन उसे अभी बूथ लेवल एजेंट बनाया गया है। बीएलए 1, बीएलए 2, 1 लाख बीएलए के साथ बातचीत कर रही है ममता बनर्जी ने। पहले मीटिंग किया, फिर अब अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदारी दी गई, मीटिंग करो। मीटिंग दिल्ली में भी हुई, मीटिंग पश्चिम बंगाल में हुई, जूता कांड चल रहा है, मीटिंग में गाली गलौज हंगामा चल रहा है कि भाई अब हमारा भरोसा टूट रहा है। आपको यह दिखाना पड़ेगा कि क्या पॉलिटिकल परसेप्शन आपके समर्थन में है। आपके सांसद विधायक जो हैं वो पश्चिम बंगाल में या फिर दिल्ली में जाकर ममता बनर्जी के लिए अच्छे कंफर्टेबल छवि गढ़ते हैं या बदनाम करते हैं। इसी बात को लेकर अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली की मीटिंग में सारे सांसदों को डांट फटकार लगाई थी कि अगले 6 महीने तक, जब तक कि पश्चिम बंगाल में चुनाव ना हो जाए, फरवरी तक चुनाव की घोषणा होगी, अप्रैल मई में चुनाव होना है, तो ऐसे में अगले इतने 6 महीने के बीच कोई भी नेता किसी दूसरे के पार्टी में, किसी दूसरे पार्टी के साथ, किसी अन्य जगह पर ऐसे अगर ममता बनर्जी की छवि खराब करने वाला काम किया
तो उसे पार्टी से बाहर निकाल देंगे, ऐसी बातें कही थी अभिषेक बनर्जी ने। आज भी मीटिंग, और उस मीटिंग में ये 5000 कार्यकर्ताओं के साथ, ये बूथ लेवल एजेंट जिनको कार्यकर्ता, टीएमसी के नेता ऐसी ही बात करते हैं, अभिषेक बनर्जी मीटिंग लिए और उस मीटिंग में भी यही हंगामा हुआ। इन्होंने बताया कि आप बीएलए हो और आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, आप क्या कर सकते हो ये बताओ। हंगामा इसी बात को लेकर हुआ कि अभिषेक बनर्जी का मानना था कि 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर लो मार्जिन से जीत हुई थी, 5000 से वोट से कम, और उन सीटों पर इस बार खेल पूरी तरह से चेंज हो रहा है एसआईआर के बाद, और उन सीटों पर ज्यादा ध्यान देना है। वहां पर जो ड्राफ्ट में वोट कटे हैं उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन में वोट नहीं कटने चाहिए, यानी जिसके फॉर्म डाल दिए गए वो फॉर्म प्रूफ होना चाहिए, उसके दस्तावेज पुख्ता होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे, क्योंकि वहां पर तो खेल ही अलग चल रहा है। 2003 के वोटर लिस्ट में जिस व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति के 10-10, 20-20 बच्चे आ गए हैं। मतलब उस व्यक्ति के अपना बाप का नाम लगाया और अलग अलग क्षेत्रों में लगाया, और उसी के आधार पर उसने कहना शुरू कर दिया नहीं हमारे परिवार के लोग हैं वोटर लिस्ट में शामिल। ये 3-3, 4-4 जगह पर जो वोटर लिस्ट में नाम था उसकी छटनी के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। माइक्रो ऑब्जर्वर भर्ती किए गए हैं, ऑब्जर्वर, स्पेशल ऑब्जर्वर भर्ती किए गए हैं, और उसका वेरिफिकेशन अभी तो डाटा एनालिसिस के थ्रू किया जा रहा है, जिसमें संशय, शक पैदा होने वाले वोटर का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और वो लाखों की संख्या में नहीं है, 1,20,00,000 से ज्यादा है ऐसे सस्पिशियस वोटर जिसे कह रही है चुनाव आयोग की टीम। इसलिए इन लोगों ने जब अभी के एनालिसिस किया तो उसमें अभिषेक बनर्जी ने अपनी मीटिंग में कही कि 135 ऐसे सीट हैं पश्चिम बंगाल में, 294 विधानसभा सीटों में 135 ऐसे सीट हैं जहां पर जितना जीत का मार्जिन था उस मार्जिन से ज्यादा वोट काट दिए गए हैं। अब ये मार्जिन जो टीएमसी की जीत का था उससे ज्यादा वोट कटे हैं, तो वोट तो किसी का कट सकता है। यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी वालों को लगता है कि ये जितने फर्जी वोट कटे हैं वो उन्हीं के वोटर थे, उन्होंने ही पैतरे किए थे। ये जीत का मार्जिन तय करने के लिए डेमोग्राफिक चेंज असेंबली वाइज किया था, इसीलिए जूता चप्पल चल रहा है इनकी मीटिंग में, क्योंकि इन लोगों को कहा जा रहा है अगर तुमने पुख्ता दस्तावेज नहीं दिए, अगर चुनाव आयोग के सामने साबित करने में असफल रहे तो तुम बीएलए हो, तुम्हारा नाम हमारे सामने है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई का मतलब टीएमसी के अंदर यह नहीं होती कि पार्टी से सस्पेंड कर देंगे, बाहर कर देंगे। ये लोग कार्रवाई दूसरे तरीके से करते हैं, सरकार इनकी, पुलिस इनकी, ये एफआईआर दर्ज करवाते हैं। 1-2 ऐसे उदाहरण नहीं है जहां पर इन लोगों ने पुलिस का गलत इस्तेमाल करके उन लोगों को तंग किया जो टीएमसी के खिलाफ कुछ बोला है। ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो जज को भी नहीं छोड़ते। अमृता सिन्हा जो कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस, उनके पति को भी ये लोग नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक अपने सारे जो केसेस उनके पास थे उसमें अभिषेक बनर्जी को परेशान किया था कि नहीं आपको आना पड़ेगा, और उन्हीं के बेंच में अभिषेक बनर्जी के सारे केसेस थे, जिसके बाद ममता बनर्जी ने सीआईडी लगा दिया उनके पीछे, और उनका हस्बैंड जो कि एक वकील हैं, उन्हें राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखना पड़ा कि देखिए क्या क्या कर रही है ममता बनर्जी हमारे खिलाफ। और उसमें भी एक मामला बनाया गया कि एक बुजुर्ग महिला संपत्ति का डिस्प्यूट लेके जाती है और फिर उसके बाद उस वकील के पास जाकर उन्हीं के ऊपर फ्रॉड का मामला दर्ज करवाती है। ये तरीके चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो इसलिए ममता बनर्जी की पार्टी में ये जो हंगामा चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा 30 से ज्यादा जो ये लो मार्जिन वाली सीटें हैं उसके ऊपर तो हंगामा हो गया है। भाई अब इनको लगने लगा है ये सीटें तो हमारी गई। मुस्लिम बहुल इलाकों वाले 53 सीटें जो है उसमें जो गठबंधन बढ़ रहा है मुस्लिम पार्टियों का, वो भी सीटें गई ये मानकर चला जा रहा है। और इसी के कारण अब अभिषेक बनर्जी को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसी में हंगामा चल रहा है कि अभिषेक बनर्जी मीटिंग लेते हैं,
वहां गाली गलौज हंगामा शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना बढ़ गया कि वो मीटिंग में अपना आपा खो देते हैं और सामने में बैठे हुए नेता आज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये आउट गोइंग गवर्नमेंट है। उनको भी पता चल गया है ग्राउंड की रियलिटी कि इस बार ममता बनर्जी की वापसी नहीं होगी। जब वापसी नहीं होगी तो फिर ऐसे में बर्दाश्त कैसे किया जाए। यही स्थितियां पैदा हो गई, जिसके कारण आज लग रहा है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही अगर टीएमसी का भगदड़ और बढ़ जाए, उसके कई नेता इस्तीफा देने को मजबूर हो जाएं, ये मीटिंग में अभिषेक बनर्जी को खदेड़ा जाए, धुलाई हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आजकल टीएमसी के अंदर सरगर्मी नहीं है, बल्कि अंदर से ऐसे अंतर्कलह की स्थिति है कि सब एक दूसरे से शक की निगाह से देख रहा है कि कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है, कौन किसके खिलाफ जा रहा है। और यही स्थिति ममता बनर्जी की परेशानी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।